नमस्कार दोस्तों, कहानियां सुनो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक छोटे से गांव राजपुर में दो भाई रहते थे। उनमें से बड़ा भाई माधव सिंह अंधा था। उसे बचपन से ही दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो ज्यादातर घर में ही रहता था। आंखों से अंधा होने के बावजूद वो बहुत बुद्धिमान और समझदार था। जीवन के अनुभवों ने उसे वो समझ दे दी थी जो आम लोगों के पास नहीं होती। वो चीजों को महसूस करके पहचान लेता जैसे किसी के पास आंखें हों। छोटा भाई रघुवीर खेती बाड़ी करता था, मगर अक्सर जानवर आकर उसकी फसल को बर्बाद कर देते। रघुवीर ने कई तरीके आजमाए, मगर हर बार नाकाम रहा। कोई न कोई जानवर आकर उसकी फसल को उजाड़ देता। आखिर एक दिन उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों न बड़े भाई माधव सिंह की मदद ली जाए। उसने खेत में एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी और माधव सिंह को वहां बैठा दिया। उसने कहा, भाई, अगर तुम्हें किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो जोर से आवाज देना। जानवर डर कर भाग जाएगा और हमारी फसल बच जाएगी। माधव सिंह ने हामी भर ली और उसी दिन से वो खेत में रहने लगा। जब भी उसे किसी जानवर की आहट महसूस होती, वो जोर जोर से आवाज लगाता। जानवर डर कर भाग जाते और माधव सिंह फिर झोपड़ी में आकर बैठ जाता। कई दिन यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन एक हिरन खेतों में दौड़ता हुआ आया और बाड़ तोड़कर गुजर गया। उसके पीछे पीछे वहां का राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार करते हुए वहां पहुंचा। राजा ने माधव सिंह को देखा और पूछा, ए भाई, क्या तुमने यहां से कोई जानवर गुजरते देखा है? माधव सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब, मैं तो अंधा हूं, देख नहीं सकता, मगर जो हिरन यहां से गुजरा है वो आपके शिकार के लायक नहीं। मेरी सलाह है कि आप अपना वक्त जाया ना करें। राजा हैरान रह गया। वो सोचने लगा, ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि मैं हिरन का पीछा कर रहा था। उसने कहा, एक तरफ तुम कहते हो कि तुम्हें दिखाई नहीं देता और दूसरी तरफ तुम जानवर की पहचान भी बता रहे हो। आखिर तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? तो माधव सिंह ने नरमी से कहा, महाराज, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं वो दरअसल मादा हिरण है और वो गर्भवती है। आप जैसे इंसाफ पसंद के लिए उचित नहीं कि वो एक होने वाली मां का शिकार करे। इसलिए मैंने अर्ज किया कि वो आपके लायक नहीं। बेहतर है कि आप अपना वक्त बचाएं और किसी दूसरे शिकार की तलाश करें। यह सुनकर राजा और हैरान रह गया। वो सोचने लगा, ये अंधा व्यक्ति तो कुछ देख नहीं सकता, मगर इसकी समझ आम लोगों से कहीं ज्यादा है। राजा हैरान था कि आखिर इस अंधे आदमी को कैसे मालूम हुआ कि वो हिरनी गर्भवती है। उसने तत्काल अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा, मैं इस जानवर को जिंदा देखना चाहता हूं। यदि ये अंधा आदमी इतने यकीन से कह रहा है तो मैं उसकी बात की सच्चाई जरूर देखना चाहूंगा। अगर सच में वो हिरनी गर्भवती हुई तो वो हमारे शिकार के लायक नहीं। सिपाही ने इजाजत ली, घोड़े पर सवार हुआ और हिरनी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वो हिरनी एक पेड़ के नीचे रुकी हुई थी। सांस फूल रही थी और उसके पेट से साफ जाहिर था कि वो गर्भवती है। ये देखकर सिपाही हैरान रह गया। वो फौरन वापस आया और राजा से कहा, महाराज, इस अंधे आदमी ने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। वो हिरनी सच में गर्भवती है। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। वो सोच में पड़ गया कि आखिर एक अंधे आदमी को इतनी अहम बात कैसे मालूम हो सकती है। उसने फैसला किया कि वो इस भेद को जरूर जानेगा। राजा ने माधव सिंह से कहा, देखो भाई, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सच में अंधे हो, मगर मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? माधव सिंह ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, आप जो चाहे पूछे, मैं सच सच बताऊंगा। राजा ने कहा, एक तरफ तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने ये भी बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा था वो हिरनी गर्भवती है। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? यहाँ तो बहुत से जानवर आते होंगे। माधव सिंह ने जवाब दिया, महाराज, जब वो हिरनी मेरे खेतों में आई तो उसके दौड़ने की रफ्तार और कदमों की आहट से मैं समझ गया
कि वो नर नहीं मादा है। मेरे खेत की बाढ़ ऊंची नहीं है। अगर वो हिरण होता तो आसानी से उछल कर निकल जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि बाढ़ तोड़कर भागी। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो गर्भवती है और अपने पेट में पल रहे बच्चे की सलामती के लिए उसने छलांग नहीं लगाई। राजा ने दोबारा पूछा, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि वो हिरनी थी, कोई दूसरा जानवर नहीं? माधव सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, मैं सुबह से शाम तक यहीं बैठा रहता हूँ। सच है कि ईश्वर ने मुझे आंखें नहीं दी, मगर उसने इसके बदले मुझे अक्ल और सुनने व महसूस करने की जबरदस्त क्षमता दी है। मैं कदमों की आहट, सांस की रफ्तार और हरकत के अंदाज से पहचान लेता हूँ कि कौन सा जानवर आया है। फिर मैं उसी हिसाब से आवाज देता हूँ ताकि वो भाग जाए और मेरी फसल सलामत रहे। उसकी बातें सुनकर राजा ने सोचा, यह नौजवान अंधा है, मगर उसकी अक्ल और समझ आम आदमी से कहीं ज्यादा है। ये सोचकर राजा ने फैसला किया, इतना समझदार आदमी उसके दरबार में होना चाहिए। उसने माधव सिंह को अपने साथ महल में ले जाने का हुक्म दिया। महल में पहुंचकर राजा ने कहा, देखो नौजवान, सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ और अपने बारे में कुछ कहो। माधव सिंह ने जवाब दिया, महाराज, मेरा नाम माधव सिंह है और सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। उसके बाद माधव सिंह ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। माधव सिंह ने राजा को अपनी जिंदगी की सारी हकीकत सादगी से बता दी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, माधव सिंह, तुम जैसे अक्लमंद और दूरंदेशी व्यक्ति की मैं बहुत कदर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मेरे महल में रहो। मैं तुम्हें अपने दरबार में कर्मचारी रखना चाहता हूँ। अगले दिन राजा ने माधव सिंह को अपने पास बुलाया और कहा, माधव सिंह, तुम बहुत समझदार आदमी हो। तुम्हें बातों की गहराई फौरन समझ में आ जाती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि मैं अपने माता पिता की असली औलाद हूँ या किसी और की? माधव सिंह ने कहा, महाराज, आपको इस बात से क्या फर्क पड़ता है? आप यहाँ के राजा हैं। बेहतर है ये सवाल दिल से निकाल दें। राजा ने गंभीरता से कहा, नहीं, ये सवाल वर्षों से मेरे दिल में है और मैं इसका जवाब जरूर सुनना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी माता से मिलने की जरूरत हो तो मैं इंतजाम कर देता हूँ। मेरे पिता तो दुनिया से जा चुके हैं। माधव सिंह ने कहा, महाराज, मुझे आपकी माताजी से मिलने की जरूरत नहीं। मैं अभी बता सकता हूँ कि आप किसके औलाद हैं, लेकिन पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरे जवाब पर नाराज नहीं होंगे। राजा ने कहा, मैं वादा करता हूँ, तुम जो भी कहोगे उस पर गुस्सा नहीं करूंगा। माधव सिंह ने आहिस्ता से कहा, महाराज, असल बात यह है कि आप एक कंजूस व्यापारी के औलाद हैं और उसकी कंजूसी की आदत आप में भी हो गई है। यह सुनते ही राजा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से में तलवार खींच ली और सीधा अपनी माता के पास जा पहुंचा। गुस्से में बोला, मां, सच बताओ, क्या मैं सच में अपने ही पिता का बेटा हूं? यदि तुमने झूठ बोला तो मैं अपनी जान दे दूंगा। माता ने कांपते हुए कहा, बेटा, बात दरअसल ये है कि तुम हमारे अपने नहीं हो। हमें औलाद नसीब में नहीं थी। मैं और तुम्हारे पिता तुम्हें एक व्यापारी के घर से लेकर आए थे और तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला। वो व्यापारी तुम्हारे पिता के करीबी दोस्त थे, लेकिन वो बहुत कंजूस आदमी थे। एक हादसे में उनका घर जल गया, पूरा खानदान खत्म हो गया, बस तुम जिंदा बचे थे। तुम बहुत छोटे थे और हमने तुम्हें अपना लिया। हमने तुम्हें हमेशा अपनी औलाद से बढ़कर चाहा, लेकिन यह सच है कि तुम हमारा खून नहीं हो। यह सुनकर राजा खामोश रह गया। उसके दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। फिर वो महल से वापस माधव सिंह के पास आया और बोला, माधव सिंह, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई कि मेरे पिता एक कंजूस व्यापारी थे? माधव सिंह ने नरमी से कहा, महाराज, यदि आप वाकई एक राजा के औलाद होते तो जितने सवाल आपने मुझसे किए उनके सही जवाब सुनकर अब तक आपने मेरी झोली इनामों से भर दी होती, लेकिन आपने एक सिक्का तक देने की जहमत नहीं की। यही आपकी असल पहचान थी कि मैं समझ गया था कि आप किसी कंजूस व्यापारी के औलाद हैं, ना कि किसी राजा की। राजा ने यह बात सुनी तो शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो बोला,
माधव सिंह, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आज से मैं अपनी ये कंजूसी की आदत हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। ये कहकर राजा ने सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली माधव सिंह के हाथ में दे दी और कहा, माधव सिंह, मुझे यकीन है कि जो कुछ आज हमारे दरमियान बात हुई है वो तुम अपने सीने में ही रखोगे। माधव सिंह ने अदब से जवाब दिया, मुझे अपने माँ बाप की कसम है, ये राज हमेशा मेरे दिल में दफन रहेगा। राजा खुश होकर बोला, माधव सिंह, आज से तुम मेरे खास लोगों में हो, मगर एक अहम बात जाननी है। कुछ दिनों से मुझे शक है कि मेरे दरबार में कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्या तुम अपनी अक्ल और हिस्से से यह जांच सकते हो कि हकीकत क्या है? माधव सिंह ने सोचकर कहा, महाराज, यह मामला बहुत नाजुक है। यदि आप इजाजत दें तो मैं दरबार के सभी दरबारियों और मंत्रियों से मुलाकात करके अंदाजा लगा सकता हूं कि कहीं कोई साजिश तो नहीं हो रही। राजा ने कहा, ठीक है माधव सिंह, मैं तुम्हें कल अपने साथ अपने दरबार में ले चलूंगा। यदि तुमने सच्चाई मालूम कर ली तो मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगले दिन राजा माधव सिंह को अपने साथ दरबार में ले गया। दरबार में सभी दरबारी, महामंत्री वीरभान और सूबेदार जमा थे। राजा ने सबके सामने ऐलान किया, आज से माधव सिंह हमारे दरबार का एक हिस्सा होगा। सब लोग हैरान रह गए कि राजा एक अंधे आदमी को दरबारी क्यों बना रहा है, मगर राजा चुपचाप था। माधव सिंह भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वो सबकी आवाजें, लहजे और बातों का अंदाज बड़े गौर से सुन रहा था। फिर राजा ने दरबार की कार्रवाई शुरू की। उसने मंत्रियों से रियासत के जानकारियों पर सवाल किए। हर मंत्री ने पूरी तरह से जवाब दिया। माधव सिंह चुपचाप बैठा सब कुछ सुन रहा था। जब दरबार खत्म हुआ तो राजा ने माधव सिंह को अकेले एक कमरे में बुलाया। वहां माधव सिंह ने आहिस्ता से कहा, महाराज, महामंत्री वीरभान की हरकतें कुछ अजीबोगरीब हैं। जब वो आपसे बात करता है तो उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट होती है। वो बार बार अपनी बात बदल देता है और जो जवाब देता है वो हमेशा पूरा नहीं होता। उसकी ये आदत इसलिए है कि अगर वो बात दोहराए तो झूठ भी सच लगने लगता है। इसलिए मेरी सलाह है कि महामंत्री वीरभान की खुफिया जांच की जाए। वो यकीनी तौर पर आपके लिए खतरा हो सकता है। राजा ने तुरंत अपने सबसे भरोसे सिपहसालार को बुलाकर कहा, महामंत्री वीरभान पर खुफिया निगरानी रखी जाए। सुबह से शाम तक यह मालूम किया जाए कि वो कहां जाता है, किससे मिलता है और कौन कौन उसके साथ मिले हुए हैं। ये सारी जानकारी मुझे उपलब्ध कराई जाए। सिपहसालार ने चंद खास जासूसों को तैनात किया और महामंत्री वीरभान के पीछे लग गए। चंद दिनों बाद सिपहसालार ने रिपोर्ट पेश की, महाराज, महामंत्री वीरभान वाकई एक साजिश कर रहा है। वो पड़ोसी दुश्मन राजा के साथ मिलकर आपके खिलाफ जंग की तैयारी में लगा हुआ है। उसने सरहदों पर फौज की निगरानी कम करवा दी है और कुछ दरबारियों को अपने साथ मिला लिया है ताकि आपके खिलाफ बगावत की जा सके। यह खबर सुनकर राजा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने माधव सिंह से कहा, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, लेकिन मैं अभी भी यकीन से नहीं कह सकता कि वो दरबारी दुश्मन के साथ मिला हुआ है या नहीं। माधव सिंह ने नरमी से कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक चाल चलने की विनती करता हूं। मैं एक ऐसी तरकीब कर सकता हूं कि यदि महामंत्री वीरभान वाकई गद्दार हुआ तो वो खुद अपने हाथों से अपना पर्दाफाश कर देगा। राजा ने दिलचस्पी से पूछा, कैसी तरकीब? माधव सिंह मुस्कुराया, कल के दरबार में आप ऐसा ऐलान करें कि आप रियासत के सबसे काबिल और ईमानदार मंत्री को राज खजाने की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। यदि महामंत्री वीरभान वाकई ईमानदार हैं तो खुश होंगे, लेकिन यदि वो दगाबाज हैं तो उनके चेहरे से सब कुछ बयान हो जाएगा। महाराज ने रजामंदी में सर हिलाया। अगले दिन दरबार लगा। सब मंत्री और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। राजा ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, मैंने फैसला किया है कि आज से खजाने की निगरानी हमारे सबसे ईमानदार और अक्लमंद मंत्री को दी जाएगी। यह सुनते ही महामंत्री वीरभान का चेहरा उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो जल्दी से बोला, महाराज, ये जिम्मेदारी मुझे क्यों नहीं दी जा रही है? मैं तो हमेशा से आपका वफादार रहा हूं।
माधव सिंह ने चुपचाप उसकी बौखलाहट सुनी, फिर आहिस्ता से महाराज से कहा, महाराज, अब आपके शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही। जो शख्स सच्चा होता है वो अपनी ईमानदारी के लिए इतना बेचैन नहीं होता। राजा ने सिपह सलार को इशारा किया कि महामंत्री वीरभान को गिरफ्तार किया जाए। सिपाहियों ने फौरन आगे बढ़कर महामंत्री वीरभान को पकड़ लिया। उसके थैले से दुश्मन राज्य की जानकारी और सोने के सिक्के बरामद हुए। राजा ने इत्मीनान से सांस लिया और माधव सिंह से कहा, तुमने ना सिर्फ मेरी आंखें खोल दी हैं, बल्कि मेरे राज्य को एक बड़े गद्दार से बचा लिया है। आज से तुम सिर्फ मेरे दरबारी नहीं, बल्कि मेरे भाई की तरह हो। माधव सिंह ने सर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ वो सुनता हूं जो दूसरे नहीं सुन पाते, लेकिन असल अकल वही है जो इंसाफ के साथ इस्तेमाल हो। राजा ने खुश होकर आदेश दिया कि माधव सिंह को सोने की एक और थैली और इज्जत दी जाए। यूं एक अंधे मगर अक्लमंद शख्स ने ना सिर्फ राजा का भरोसा जीता, बल्कि पूरे राज्य को तबाही से बचा लिया। फिर एक दिन एक सौदागर अपना घोड़ा बेचने आया। राजा ने घोड़े के सौदागर की बात सुनी, फिर नौकर को हुक्म दिया कि फौरन माधव सिंह को बुलाया जाए। कुछ देर बाद माधव सिंह आया तो राजा ने कहा, माधव सिंह, ये व्यापारी एक अरबी नस्ल का घोड़ा बेचने आया है। ये दावा करता है कि दुनिया में उसके बराबर कोई घोड़ा नहीं, लेकिन उसकी कीमत 20,000 अशर्फियां हैं। तुम्हारी क्या राय है? क्या मुझे ये घोड़ा खरीदना चाहिए? माधव सिंह ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं अंधा हूं, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। यदि इजाजत हो तो इस घोड़े को जरा नजदीक लाया जाए, ताकि मैं उसकी टापों की आवाज से अंदाजा लगा सकूं कि ये कैसा है। राजा ने इशारा किया और घोड़े को माधव सिंह के नजदीक लाया गया। माधव सिंह ने अपने कानों को जरा सा झुकाया और बोला, महाराज, इस घोड़े की टापों में जो गूंज है वो किसी असली अरबी नस्ल के घोड़े की नहीं। उसके सांस लेने का अंदाज भी कमजोर है। मेरे ख्याल से ये घोड़ा बीमार है या फिर बहुत ज्यादा थकाया गया है। उसकी कीमत एक अशर्फी भी ज्यादा है। यह सुनकर सौदागर का रंग उड़ गया, मगर वो जल्द संभल कर बोला, महाराज, ये आदमी अंधा है, उसे घोड़ों के बारे में क्या मालूम? ये तो झूठ बोल रहा है। राजा ने खामोशी से सिपाहियों को इशारा किया कि घोड़े को महल के अस्तबल में ले जाया जाए और शाही तबेले वालों से उसका मुआयना कराया जाए। कुछ ही देर बाद कर्मचारी वापस आया और कहा, महाराज, माधव सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये घोड़ा दरअसल अंदर से बीमार है। उसे दौड़ाने पर यह किसी भी वक्त गिर सकता है। यह सुनकर राजा ने गुस्से में कहा, तुमने झूठ बोलने का साहस कैसे किया? और उसने सौदागर को कैद करने का हुक्म दे दिया। फिर माधव सिंह को कहा, माधव सिंह, तुम वाकई मेरे लिए ईश्वर का इनाम हो। तुम्हारी समझदारी ने एक बार फिर मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया। माधव सिंह ने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया, महाराज, यह सब आपके यकीन करने का नतीजा है। मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। उसके बाद राजा ने माधव सिंह को इज्जत दी और उसे दरबार में खास मंत्री पद का ओहदा दिया। अब राजा कोई भी फैसला करने से पहले माधव सिंह की राय जरूर लेता। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।